तुम डरते हो बोलने से, मैं सिवाय अल्लाह के किसी माइका लाल से नहीं डरता हूं, इसीलिए बेखौफ होकर बोलता हूं। तुम डरते हो जेल जाने से, मैं गोली खाने से नहीं डरता हूं। तुम मौत से डरते हो, मैं इन गरीब आवाम के लिए शहीद होने को तैयार हूं। यही फर्क हम में और दूसरों में है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और हम मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को और अमित शाह को बोल रहे हैं, ये झूठ भरम मत फैलाओ कि सीमांचल में घुसपैठी है। अरे 11 साल से तुम प्रधानमंत्री हो, 11 साल से तुम गृह मंत्री हो, तुम क्या चाय पी के सो गए थे कि बांग्लादेशी घुस गए? इस सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं, इस सीमांचल में गयूर भारत का नागरिक रहता है। गरीब अगर है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम बकवास और झूठ बोलो। अरे डरो गरीब की बदुआ से। हाँ मोदी जी, एक बांग्लादेशी है, आपकी मुंह बोली बहन, जिसको बांग्लादेश की जनता ने भगा दिया, उसको आपने दिल्ली में पनाह दिया। मोदी जी, वो आपकी मुंह बोली बहन को सीमांचल लाइए, हम आपको बताएंगे बांग्लादेश का रास्ता किधर जाता है। उसको ले जाकर छोड़ देते हैं, मगर अपनी मुंह बोली बहन को नहीं छोड़ रहे। उसको बोले नहीं नहीं, तू नहीं जाना, मैं तेरा भैया हूं। सीमांचल के बहनें आपकी बहन नहीं है मोदी जी? क्या सीमांचल का मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? क्या आप आकर इस तरह की बकवास करते हैं? क्या हो गया नीतीश कुमार को? क्या जेडीयू इस तरह की फिरका परस्ती को फरोग देगी? बताओ ललन सिंह, क्या तुम्हारी पार्टी की पॉलिसी यह है कि भारत का सबसे खास इलाका है ये 4 जिले बहुत खास हैं भारत के लिए? क्या तुम इस तरह की फिरका परस्ती को फरोग दोगे सीमांचल में? ये इनकी नफरत है मुसलमानों से, मोदी की और उनकी बीजेपी की पार्टी की। सीमांचल में एम्स नहीं खोलते, सीमांचल में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसको सही नहीं करते। जलालगढ़ है ना अख्तर भाई, जलालगढ़ से किशनगंज तक पटरी की लाइन डालना है, नहीं डालते, अमूर होते जाएगा वो। हाँ, नहीं डालते। और फिर आप देखो गाया में फैक्ट्री खोलने की इजाजत, पूरी रियायत सीमांचल में नहीं। अरे अनन्नास उगता, चाय उगती, मकाई उगता, यहां पर क्या क्या नहीं चीज बनती यहां पर। मगर मोदी आते हैं सीमांचल को। भाइयों बहनों, सीमांचल में बहुत आबादी बढ़ रही है, घुसपैठी आ रहे हैं। अरे मोदी जी, कौन सी चाय पीकर आप ये बकवास करते हैं? समझ में नहीं आता। और उनकी जनता बैठी हुई थालियां बजाती, हो। अरे वो प्रधानमंत्री है, अख्तर अली मान नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह है, गुलाम सरवर नहीं है। मगर इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिस दिन सीमांचल में हमारी लीडरशिप बनेगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो सीमांचल का नौजवान लड़का लड़की एक दिन बिहार की क़यादत करेगी। वो दिन दूर नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। मेरी बात को तुम ये रद्द नहीं करना कि जज्बात में ला रहा है, शायद मैं जिंदा ना रहूं, मगर एक दिन आएगा जब सीमांचल की बेटी और बेटा भारत की भी लीडरशिप करेगी इंशाअल्लाह ताला। आप में काबिलियत है, आप में बहुत काबिलियत है, मगर सिर्फ इतना है कि आपको मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मजलिस को कामयाब करना पड़ेगा, अख्तर अली मान को दोबारा भारी अक्सरियत से आपको कामयाब करना है। पतंग छाप पर बटन दबाना है। पड़ोस में गुलाम सरवर साहब हैं, उनको भी कामयाब करना है। और जो 4 लोग पैसे को अपना खुदा मानकर सीमांचल की जनता को छोड़कर चले गए, अरे जालिमों, दौलत तो कारून को काम में नहीं आई थी,
शद्दाद को काम में नहीं आई थी। तुमने कितने गरीबों का दिल तोड़ा तुमको अंदाजा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुमको देख लेगा, अल्लाह तुमको देख लेगा। मुझे यकीन है कि कोचा दामन बहादुरगंज से भी इंशाअल्लाह ताला, जोकी से, बलरामपुर से, हमारे ठाकुरगंज से इंशाअल्लाह ताला, अब के बार अररिया से एक भारी अक्सरियत से मजलिस के नुमाइंदे मिले बनकर बिहार की विधानसभा में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं जो फिजा देख रहा हूं, जो तब्दीली पैदा हो रही है, 5 साल पहले ऐसे हालात नहीं थे। जहां कहीं भी हम नुक्कड़ सभा करने गए, वो नुक्कड़ सभा जाकर एक जनसभा में तब्दील हो गई। और आप देखते हैं कि दूसरे पार्टी के जो जलसे होते हैं, राजद के, कांग्रेस के, भाजपा के, उनके जलसे में लोग खाना की पाकिट, हाँ, देखे सीमांचल के लोग काबिल हैं, मेरे बोलने से पहले जान गए। अच्छा, यहां पर आप कैसे आए? कोई बुलाया आपको? आप किसकी मोहब्बत में आए? नहीं, किस पार्टी की मोहब्बत में आए? अच्छा, जब आप मजलिस की मोहब्बत में आए तो एक बार अपना सेल फोन का लाइट खोल दो, पूरा लाइट खोल दो, ताकि पटना तक जालिमों को मालूम हो जाए कि यहां पर दोबारा अख्तरुल ईमान कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। यहां पर पतंग छाप पर वोट पड़ेगा, यहां पर मजलिस का परचम लहराया जाएगा, यहां पर जुल्म का खात्मा होगा, यहां पर गद्दारों को कोई नहीं वोट डालेगा इंशाअल्लाह ताला। तो लगाओ मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, अमोर बैसा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, ये अख्तरुल ईमान वो 4 विधायक पैसों के नाम पर बिक गए, उनको बुलाकर पैसे दिए गए, इन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया पैसों के नाम पर। मगर जिसने पैसों को ठुकराया, जो पैसे ले लिए वो बेईमान थे, जिसने पैसों को ठुकराया उसका नाम अख्तरुल ईमान है। जो पैसे लेकर सीमांचल की जनता को धोखा दिए, जो पैसे नहीं लिया, जो कहा कि मैंने वादा किया है बैसी की जनता से, मुझे पैसों की लालच नहीं, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं जवाब दो रहूंगा आवाम का। और अख्तरुल ईमान ने उनको छोड़ा और अकेला एक शेर की तरह अख्तरुल ईमान बिहार की विधानसभा में आपकी तकालीफ को उठाता रहा। मीडिया के लोग मुझे फोन कर कर पूछे, जब ये 4 बेईमान भाग गए थे, मुझसे कहा ओवैसी साहब बिहार में तुम्हारा विधायक अकेला हो गया, तो मैंने कहा जंगल में शेर अकेला रहता है, शेर को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अकेला शेर आपके लिए लड़ता रहा, लड़ता रहा और लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आप देख लेंगे बिहार में इलेक्शन होगा, मगर सबकी कोशिश यही होगी कि शेर जीत कर ना जाए। ऐ बैसी की जनता, अब आपके हाथ में है अख्तरुल ईमान की कामयाबी। आपको बताना पड़ेगा कि हम शेर को कामयाब करेंगे, हम अमोर में अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे, एक शेर को कामयाब करेंगे, गीदड़ को कामयाब नहीं कर सकते हम लोग। अमोर की जनता मुत्तहिदा तौर पर मुझे यकीन है कि पहले से ज्यादा अक्सरियत से अख्तरुल ईमान को कामयाब करेगी, काम की बुनियाद पर कामयाब करेगी, कामयाब क़ियादत पर कामयाब करेगी, काम बेबाकी पर कामयाब करेगी। और हिसाब उनको देना पड़ेगा जो 25 साल से मिले थे, मंत्री बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुश्मनी क्यों है अख्तरुल ईमान से?
क्यों है दुश्मनी अख्तरुल ईमान से? दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि अख्तरुल ईमान किसी को अपना सियासी आका नहीं मानता, अख्तरुल ईमान किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाता। यही इनको तकलीफ है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये कौन है ये लोग उस इलाके में आकर जिसको हमने 50 साल से अपने कंट्रोल में रखा था। ये कौन पार्टी है जो इस इलाके में आकर 50 साल से हमने जिस आवाम को कहा था कि सैलाब आता है, जमीन कटती है तो जमीन धंस जाती, तो ये वो पार्टी है जिसने कहा था, हमसे कहा था कि जमीन धंस जाती। हमने कहा जमीन धंस नहीं जाती, तुम अख्तरुल ईमान को कामयाब करो और उनको जमीन में धंसा दो। हमने उनको जमीन में धंसा दिया। हमने पैगाम दिया, हमने आपको कहा कि अपनी सियासी लीडरशिप बनाओ। क्यों दुश्मनी है मजलिस से? 19% मुसलमान बिहार में है। क्या उनका कोई नेता है? क्या कि उनकी कोई क़यादत है? यादवों का नेता तेजस्वी नहीं है। यादवों का नेता तेजस्वी है। कुशवाहा कुर्मी का नेता नीतीश और कुशवाहा साहब हैं। ठाकुरों का नेता है, ब्राह्मणों का नेता है, अग्रवाल का नेता है, भूमिहार का नेता है, पासवानों का नेता है, दलितों का नेता है। और जब मजलिस कहती है कि सीमांचल के इंसाफ के लिए आपका नेता होना चाहिए, इन तमाम को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दिल्ली में अमित शाह, मोदी, यहाँ पर ये तमाम सब परेशान हो जाते हैं। आखिर है कौन ये जो आकर इस तरह का पैगाम दे रहे हैं? मेरे भाई याद रखो, मुझे भी थोड़ा सियासी तजुर्बा है। मेरा 31 साल का सियासी तजुर्बा मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को अगर नाइंसाफी खत्म होना करना है, अगर भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को और 19% बिहार के मुसलमानों को इज्जत की जिंदगी अगर आप चाहती हैं, और इज्जत से मतलब क्या है? हम सिर्फ वोटर बनकर नहीं रहेंगे, हम शहरी बनकर रहेंगे। वोटर जो होता है वोट डाल के सो जाता है। अब सीमांचल में वोटर नहीं रहेगा, सीमांचल में बराबरी की बात होगी। एक शहरी के नाते हमको जो हुकूक मिलना है वो हुकूक हमको अगर हासिल करना है तो नेता बनो, लीडरशिप बनाओ, ताकि तुम जाकर लड़ सको अपने मसाइल के लिए। वरना याद रखो, जो कानून मोदी, नीतीश कुमार, कुशवाहा, ये चिराग पासवान ने बनाया, वो कानून से हमारे मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। वक्फ तरमीमी कानून के तहत वो दरगाह और खानकाहों को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की जमीन को हासिल करना चाहते हैं। और आप जानते हैं, जो जायदाद वक्फ होती है उसका मालिक इंसान नहीं होता, उसका मालिक जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह होता है। इस तरह का कानून बनाया गया। नीतीश कुमार की पार्टी से लोकसभा में उनके लीडर, क्या नाम है उन्हें, नीतीश कुमार के पार्टी के लोकसभा मंत्री है, हाँ, ललन सिंह, कुछ नहीं होगा ऐसा मुंह भर भर के बोल रहे थे, कुछ नहीं होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बिहार में जो मंदिर का बोर्ड है जिसके तहत हमारे हिंदू भाइयों के पूरे मंदिर आते हैं, उसमें क्या कोई गैर हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। बहुत अच्छी बात है। बोध गया बिहार में है और उसके एक्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदू और बौद्ध मजहब के लोग उसका मेंबर बन सकते हैं। तो हमारे वक्फ बोर्ड में कैसा एक गैर मुस्लिम मेंबर बन रहा है? बताओ ललन, बताओ। नहीं बता पाएंगे। बोलेंगे नहीं नहीं सिर्फ 3 बन रहे। अरे 3 भी क्यों बनेंगे? 3 भी क्यों बनेंगे? तो क्या तुम वहां पर भी 3 बनाओगे? बोलेगे नहीं नहीं कैसा आएगा वहां पर। मेरे भाई, ये इस तरह का कानून बनाया गया है। बिहार के वक्फ बोर्ड में अपने यहाँ वक्फ बोर्ड बनेगा, गैर मुस्लिम को बनाएंगे नीतीश कुमार, ललन सिंह।
हम पार्लियामेंट में जब बिल लाए, मैंने उसको कानून के तहत उसके इंट्रोडक्शन को, उसकी मुखालिफत की, कमेटी का मेंबर बनाया गया। अल्लाह ने मुझे मौका दिया उस कमेटी में खिदमत करने का। हर मीटिंग में मैं तैयारी करके आता था। आज बोल रहा हूं, बिहार में जब हमारी कमेटी आई तो कई बीजेपी आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन आकर उस बिल की तायीद कर रहे थे। मैं उनके सामने बैठकर पूछता था, बताओ क्या बिहार के आपके धर्म के बोर्ड में आप किसी मुसलमान को मेंबर बनाओगे? तो बोले कैसे बन सकता है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैंने उनसे पूछा, आपके पास वक्फ यूजर की तरह यूसेज है, क्या आप उसको रखोगे, निकालोगे? बोले रखेंगे। फिर यहां क्यों निकाल रहे हैं? एक एक चीज उनके सामने रखता था, लाजवाब होकर चले जाते। और फिर मैंने अपनी उस रिपोर्ट को पढ़ो, जो पढ़े लिखे हजरात थे, 128 पेज की मैंने मुखालिफत में रिपोर्ट दी, एक एक सेक्शन की, 40 सेक्शन की। आज अफसोस होता है कि नरेंद्र मोदी ने अब हमारी मस्जिद को छीनना चाहते हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और कुशवाहा के साथ हमारी दरगाह और खानकाह को छीनना चाहते हैं। बताओ अगर कौन सी चीज बाकी रहेगी? जिस चीज का मालिक अल्लाह है, जिस चीज का मालिक इंसान नहीं है, तुम छीनना चाहते हो उनसे। इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरी तरीके से ये काम को होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट को हम गए, मैं मेन पिटिशनर था। जब जस्टिस खन्ना चीफ जस्टिस के सामने आया तो मेरे नाम से वो पिटिशन आया था। फिर बाद में बेंच बनाई गई, उसमें भी हम पिटिशनर थे। बहरहाल ये बता रहा हूं आपको ताकि आप याद रखें इन चीजों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए आपकी आवाज की जरूरत है। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते, बी टीम बचाओ दुश्मनों, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो असदुद्दीन ओवैसी को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फोन करके कहा, असद भाई हमारा साथ दो। मैंने कहा बिल्कुल साथ दूंगा। बोले जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को वोट दो, वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने फोन करके पूछा, असद भाई मैं आपके पास आके मिलूं? मैंने कहा सर मत आइए, आप बुजुर्ग हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। हमने जबान दिया है रेवंत रेड्डी को, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हम वोट डालेंगे। मेरा एक ही वोट था, ज्यादा वोट नहीं थे। मैं जाकर सुदर्शन रेड्डी साहब को, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट दिया। अब बताओ हम क्या दूध के धुले हुए थे या बी टीम थे? बताओ, बोलो। नहीं बोलेंगे। खत लिखा अख्तरुल ईमान, कई बड़े बड़े लोग अख्तरुल ईमान साहब के पास आकर बोले कि ओवैसी अकेला लीडर बनना चाहता है, वो अलायंस नहीं करना चाहता। मैंने कहा मैं तैयार हूं। मैंने अख्तर भाई से कहा लिखिए, वो जो लिखते हैं उस पर लिखकर साइन करके लालू प्रसाद यादव को भिजाइए। लेटर लिखा। फिर बेटे ने कहा मुझे नहीं आया। हमने कहा उसको भी लिखो। आप बताइए, आपके घर में अगर वालिद जिंदा है तो वालिद की बात बेटा सुनता है या बेटा बोलता है मेरी बात सुनो? बड़ों की इज्जत होती है ना। हम अपने वालिद को कैसे मनाते? अब्बा मुझे शादी करना है। नहीं ऐसा नहीं, उधर मत लिख जाओ। नहीं उधर तो बहुत प्रॉब्लम है। खैर आप अम्मा को बोलते अम्मा समझाओ अब्बा को। मगर बाद में अगर अम्मा बोल दी तेरा बाप राजी नहीं हो रहा है तो हम बोलते ठीक है भाई, जब बाप बड़ा है तो खत्म, आखिरी लाइन। हमने कहा अख्तर भाई लिख दो बेटे को भी। अख्तर भाई ने लेटर लिखा। अख्तर भाई ने कहा कि सर सीमांचल के स्टाइल में जाकर खत देंगे। मैंने कहा वो सीमांचल का तरीका क्या है? तो बोले ढोल बजाकर ले जाएंगे। अख्तर भाई सीमांचल के स्टाइल में तरीके से लेकर गए तो जाकर खत दिया तो तेजस्वी बोले हमको डराने आ गए। ढोल बजाए तो तुम डर गए प्यारे। ये डर नहीं था,
ये तरीका था तुम्हारे दिमाग में बात डालने का और जनता को बताने का कि देखो हम तो बीजेपी और मोदी को बिहार में रोकना चाहते ताकि उनका कोई मुख्यमंत्री ना बन जाए। अब बिहार की जनता देख ली, सीमांचल के घर घर तक हमारा पैगाम पहुंच चुका है, दुनिया ने देख लिया। अब तुमको बताना है कि तुम बीजेपी को मोदी को रोकेगे या फिर उसको आने दोगे। हम तो लड़ते आए बीजेपी से, हम तो मुकाबला करते आए बीजेपी से। अरे तुम तो खाली मुकदमे तुम पर आए, मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई 2017 या 22 में, 2017 में। बताओ आप 2000 जो हालिया यूपी का इलेक्शन हुआ, मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई और बोलते बी टीम मैं नहीं डरा मौत से, मरना तो है मुझे। जिस दिन मेरी गाड़ी पर गोली चली उसके दूसरे दिन मैं उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में जाकर जलसा कर कर आया। सब बोल रहे थे मत जाओ, मैंने कहा मैं जाऊंगा। जब तक अल्लाह मेरी मौत का वक्त नहीं लिखा कोई मुझे नहीं मार सकता। और बोलते तुम बी टीम हमको डरा रहे। अरे भाई हम किसी को डराते नहीं, ना किसी माइका लाल से डरते सिवाय अल्लाह के। अब तुम बताओ, अब आप खुद बताइए इससे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं। क्या कहा अख्तरुल ईमान ने 6 सीट दो, 5 तो हम जीत चुके थे। हमने कहा 6 दे दो, तुम अगर मुख्यमंत्री बन गए तो मंत्री मत बनाओ। गुलाम सरवर को, अख्तरुल ईमान को, तौसीफ आलम को तुम बनो, मगर सीमांचल से इंसाफ करो। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। हमको मंत्री पद की ख्वाहिश नहीं है, हमको सीमांचल में खुशहाली की ख्वाहिश है। सीमांचल में इंसाफ हमको चाहिए। अगर कोई और होता तो सौदा कर लेता, हम सौदा नहीं करते। हम अगर पेशकश कर रहे हैं तो सीमांचल के लिए और बीजेपी को बिहार में रोकने के लिए कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी झूठ को याद रख लो। ये हमेशा बकवास करते थे, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई 6 फीट से, और कमबख्त मारने वाला भी इतना बेवकूफ था, 6 फीट से एक 6 फुट के आदमी को नहीं मार सका, नीचे मारा। इसलिए कि अल्लाह नहीं चाह रहा था। अल्लाह नहीं चाह, जिस दिन अल्लाह चाहेगा हो जाएगा। जाना है हमको इस दुनिया से मेरे भाई। और याद रखो सीमांचल की जनता, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई मजलिस बिहार में लड़ते रहेगी। जिस दिन मेरा वक्त आएगा जाने का, तो मैं जिस दुनिया के हिंदुस्तान के जिस कोने में मुझे किसी खबर में रख दिया जाएगा, अगर तुम आ सको तो आकर अपने कंधे पर मेरे जनाजे को लेके जाना तुम। और अगर नहीं कर सकते तो दुआ करना मेरी मग़फ़रत के लिए। और मेरा इरादा यह है कि मेरे मरने से पहले इंशाअल्लाह ताला सीमांचल में एक क़ियादत खड़ी हो जाए, ताकि हम मरें तो सुकून से कब्र में जाकर सो जाए कि हमने क़ियादत को खड़ा कर दिया यहाँ पर। इसी से दुश्मनी की जाती है। कौन है ये लोग? और ज्यादा मत बकवास करो मुझसे। तुम क्या क्या बोलते हो मेरे बारे में जानता हूं। मैंने भी बड़ी जुस्तजू और मेहनत करके यहां पर आया हूं। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है मेरे मालिक का। और फिर आप बोलते अरे ये भड़काऊ भाषण देता जालिमों। मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं लंदन की कानून की डिग्री मेरे पास है, जहां से महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, बड़े बड़े लोगों ने बैरिस्ट्री की डिग्री ली। मैं बैरिस्ट्री की डिग्री लिया। मुझे ख्वाहिश नहीं है ये सब बातें करने की, मगर लोग समझते ये सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, जिस्म पे कुर्ता पैजामा, और ये तमाम गरीबों के साथ रहकर उनकी बात करता है। प्यारे, जिस्म को मत देखो, दाढ़ी को मत देखो, टोपी को मत देखो, जबान से सुनो। जो अल्फाज निकल रहे उसको दिल में बिठाओ, क्योंकि मैं
इस बात को मानता हूं कि इंसान का वजूद इसलिए भी होता है कि वो इंसानियत को राहत पहुंचाए, इंसाफ हो। और सीमांचल भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है, उसके बाद आसाम का लोअर आसाम आता है।